नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान होंगे। किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से, धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स इनवीडी से, दिनेश सोमानी जी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, और वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से। और साथ ही हमारे साथ पुलकित अग्रवाल भी आगे होंगे, जो एसएनपी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट से, जिनसे हम क्रूड ऑयल मार्केट का पूरा आउटलुक समझेंगे, ग्लोबल सिनेरियो समझेंगे। लेकिन टॉप 10 खबरें पहले आपको बता दें कि गोल्ड और सिल्वर आज दायरे में ही कह सकते हैं, हल्की तेजी दोनों ही काउंटर में दिख रही है। 57,700 के आसपास गोल्ड है एमसीएक्स पर, और चांदी 69,000 के ऊपर। कच्चा तेल $88 के आसपास ब्रेंट है एमसीएक्स पर, 7,200 रुपये के आसपास। नेचुरल गैस 1.5% से ज़्यादा की तेजी है, 285 रुपये के ऊपर भाव यहाँ पर चल रहा है। कॉपर 706 रुपये के ऊपर। ग्लोबल मार्केट में सरप्लस की स्थिति है कॉपर में। जीरा 55,000 के नीचे है, 1.5% तक की गिरावट यहाँ दिख रही है। हल्दी में 1% तक की गिरावट है, और धनिया हल्की नरमी है 6,700 के नीचे। और ग्वारसीड और ग्वारगम आधे से 1% तक की तेजी दिखा रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रूड की, क्योंकि क्रूड में लगातार इस हफ्ते तेजी का रुख बना हुआ है। मंडे के सत्र में 4% से ज़्यादा की तेजी, ट्यूसडे को हल्की मुनाफा वसूली दिखी, लेकिन आज दायरे में है, हल्की तेजी आज दिख रही है। किशोर सर, क्या लग रहा है आपको कच्चे तेल में, किस तरह की चाल आपको आगे दिख रही है कच्चे तेल की? गुड मॉर्निंग मिस्टर मोहन। यहाँ पे सी मोस्टली मार्केट्स फंडामेंटली वेल सपोर्टेड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको क्या है, सप्लाई साइड से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड साइड वीक है, बट जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो मिडिल ईस्ट में खड़ा हुआ है उसको लेकर थोड़ा सा मार्केट्स नर्वस है। उसके बावजूद भी आप WTI अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है कि 86-87 के आसपास स्टेबलाइज हुआ है। सो जो आपको ऑयल मार्केट में डिस्टॉर्शन देख रहे हैं वो सिर्फ ब्रेंट क्रूड का कैश मार्केट जो स्पॉट प्राइस है वो अभी करीब करीब $93 के आसपास चल रहा है, जो मिडिल ईस्ट का ब्रेंट स्पॉट प्राइस है। जहां तक फ्यूचर्स की सवाल है वो अभी भी 87 के आसपास है ब्रेंट। सो $5-1 के आसपास का स्पॉट का प्रीमियम चल रहा है। सो वो एक ही आपको डिस्टॉर्शन नजर आ रहा है। उसके बावजूद भी फाइनेंशियल मार्केट्स में, डेरिवेटिव मार्केट्स में बहुत ज्यादा पैनिक नहीं है। सो बट जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं आएगा तब तक मार्केट ये एज्यूम करके चलेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं एस्केलेट होके जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो जहां जहां पे जो ईरान का जो स्ट्रेट है जहां से ग्लोबल 20% के आसपास का जो क्रूड पास होता है, वहां पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन पैदा नहीं हो जाए, उसके वजह से मार्केट में शॉर्ट टर्म तेजी कंटिन्यू रह सकता है। सो फिलहाल के लिए हम 7,100-120 के आसपास बाइंग का सलाह दे रहे हैं। कंटिन्यू टू बी ऑन द लॉन्ग साइड, मे बी 7,300-7,320 तक अपसाइड है, बट बिकॉज फ्यूचर्स में थोड़ा बहुत आपको रिस्क ज्यादा हो जाता है कि हालांकि मैं 7,200 का कॉल ऑप्शन है 130-35 के आसपास अवेलेबल है, उसमें जो है काफी छोटा स्टॉप लॉस, मतलब 105 के आसपास का स्टॉप लॉस डाल सकता है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड अपसाइड में टारगेट है 200 रुपए तक आपको मिल सकता है 7,200 कॉल ऑप्शन में। ओके, यानी आप फ्यूचर्स के जरिए भी ट्रेड कर सकते हैं और ऑप्शंस के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। वंदना जी, आपके पास कोई ऑप्शन की रणनीति क्रूड में है क्या? मैं भी सेम स्ट्राइक के साथ जाना चाहूंगी विश्वमोहन जी। मुझे लग रहा है कि 7,200 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। और ये कॉन्फ्लिक्ट विश्वमोहन जी ऐसे समय में आया है जबकि क्रूड हो या नेचुरल गैस हो, वो पीक डिमांड सीजन की तरफ जा रहा है। तो बहुत ज्यादा अपसाइड तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 74-40 तक एक बार M6 में WTI आ सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में $91-92 तक आ सकता है। ईरान का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ईरान यहाँ पे कहीं भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व होता है तो फिर यहाँ पे जो वॉर प्रीमियम है क्रूड में बढ़ेगा। तो 7,200 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए और इसे होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 7,400 तक प्राइसेस आएंगे तो मे बी इतना रिफ्लेक्ट होगा ऑप्शन में भी। 7,200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। धर्मेश जी, आप क्या सलाह देंगे क्रूड में आज? धर्मेश जी के पास वापस कनेक्ट करेंगे उनको, लेकिन दिनेश जी।
एक बार सबसे पहले तो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, आपका कल बर्थडे था, तो रिटर्न गिफ्ट के तौर पे दर्शकों को क्रूड और एनजी ऑप्शंस में कुछ मौके आपको दिख रहे हैं, क्या गिफ्ट देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी विश करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्राइक प्राइस दोनों वंदना जी ने कही है और जो 7200 वाली स्ट्राइक प्राइस है, एग्जैक्ट सटीक वही स्ट्राइक प्राइस है, वही लेनी चाहिए। 7140 7150 के आसपास अगर क्रूड नजर आता है तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन मौका रहेगा खरीदारी करने का। 7320 मतलब इंटरनेशनल $87 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है WTI का। हमारे इंडिया में 73 यहाँ अपसाइड मुझे लगता है कुछ ना कुछ हद तक रेजिस्टेंस रहना चाहिए। 7900 से गिरकर सीधा 6800 आया। 6800 से ये 500 रुपए की पुल बैक रैली 7300 मतलब ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस कर सकता है। तो 7300 ही मुझे लगता है एक दायरा है जहां से दोबारा इसको नीचे आने के चांसेस है। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी इरप्ट हुई है उसी के चलते हुए ये तेजी आई है। फंडामेंटल में कोई ऐसा मेजर बदलाव नहीं आया है। और मुझे लगता है जो भी इलाकों में अभी ये वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई है वहां पे क्रूड से बहुत ज्यादा मायना नहीं रखता है, अनलेस एंड अनटिल इसमें ईरान इंटरफेयर करके कुछ नई सिचुएशन पैदा ना करे। तो मुझे लगता है 7140 में बाय करके 7300 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन टारगेट मेंटेन करना चाहिए। ओके, यानी 7300 तक इनको लग रहा है ये रैली वहां तक ऊपर की तरफ अभी जा सकती है। तो आप 7200 के स्ट्राइक की कॉल अगर ऑप्शंस के जरिए जाना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, जैसा वंदना जी भी कह रही थी, और उनको भी लग रहा है कि कॉल ऑप्शंस के साथ जाना चाहिए किशोर सर को। चलिए, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान हैं, पुलकित अग्रवाल हैं S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट से। पुलकित, जो मौजूदा जो ग्लोबल सिनेरियो है इससे क्या लग रहा है? क्या सप्लाई की चिंता आपको अभी भी दिख रही है कच्चे तेल को लेकर? क्या बन रहे हैं और किस तरह की खबरें आ रही हैं और आप लोगों की रिपोर्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं? जी विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। जिस तरह से आपके पिछले स्पीकर्स ने बोला कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्रूड ऑयल सप्लाईज की बात करें तो कोई मेजर इम्पैक्ट अभी इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि इजराइल और आसपास का रीजन ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन नहीं है मिडिल ईस्ट का, तो एक्चुअल फिजिकल सप्लाईज में तो इस कॉन्फ्लिक्ट का असर अभी देखने को नहीं मिला है। हालांकि यूएस जो है वो ईरान के रोल के बारे में गंभीरता से सोच रहा है। अभी तक कहीं ना कहीं यूएस कुछ हद तक ईरान सैंक्शंस के प्रति एक नरम रुख अपनाया हुआ है। और हमने देखा है कि पिछले 6-7 महीने में ईरान की जो सप्लाईज हैं वो 2.6 मिलियन बैरल्स पर डे से बढ़ के 3.1 मिलियन बैरल्स पर डे तक की हो गई हैं। तो अगर यूएस की तरफ से सैंक्शन एनफोर्समेंट होता है इस इंसिडेंट के चलते, तब जरूर हमें एक आधे मिलियन बैरल्स पर डे का ऑयल सप्लाईज पर फिजिकल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल तो ऑयल मार्केट्स में कोई फिजिकल इम्पैक्ट मेजर इस मिडल ईस्टर्न टेंशन का देखने को नहीं मिल रहा है। तक कुछ इस सप्लाई की चिंता यहाँ से नहीं दिख रही है, क्योंकि एक तो इजराइल उस तरह का उत्पादन भी नहीं होता है। 3 लाख बैरल का वहाँ पे रोजाना उत्पादन है जो खुद के कंजम्पशन के लिए ज़्यादातर वो रखते हैं, और फिलिस्तीन का तो उसमें कुछ योगदान है भी नहीं क्रूड ऑयल के मार्केट में। अब करते हैं जो वेनेजुएला के साथ यूएस की जो बातचीत चल रही है कि वहाँ से वापस से सप्लाई बढ़ाने की कोशिश हो रही है, क्या लग रहा है उस फ्रंट पर क्या खबर है? छोटा छोटा जवाब दीजिएगा पुलकित। फिलहाल उस पे कोई नया डेवलपमेंट तो देखिए नहीं है। तो उम्मीद है कि वो बातचीत अभी कुछ समय तक चलती रहेगी और आने वाले समय पर पता लगेगा कि किस तरह से ये बातचीत प्रोसीड करती है। ये काफी लंबे समय से चल रही है, तो फौरी तौर पर कुछ होता हुआ हमें ऐसा नहीं लग रहा कि होगा। सऊदी की तरफ से ये बयान आ रहा है कि वो ग्लोबल ग्रोथ को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं, ओपेक प्लस से भी वो यही वकालत करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, क्या उत्पादन वो आगे कुछ बढ़ा सकते हैं क्या आगे? जी देखिए, ओपेक प्लस का उत्पादन इस साल की अंत तक जो उत्पादन कटौती है वो इस साल की अंत तक जारी रखने को उन्होंने बोला है। तो अगली साल की स्टार्टिंग से निश्चित तौर पर ये उम्मीद है कि कुछ प्रोडक्शन तो वापस आएगा। बाकी निश्चित तौर पर अगर आप इस क्राइसिस को छोड़ दें तो क्रूड ऑयल जो है वो एक करेक्शन मोड में था ऑलरेडी, जो कि इस मिडिल ईस्टर्न टेंशन की वजह से कुछ हद तक स्टेबल हो गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद तो है कि अगली साल ओपेक प्लस अपने जो प्रोडक्शन कटौती है उसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन करेगा और कुछ हद तक प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी। ये पहले भी सऊदी और यूएई इस बात को कह चुके हैं कि जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी और जब डिमांड सप्लाई गैप बढ़ेगा तब वो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो ऐसा लगता है कि अगली साल की स्टार्टिंग से ओपेक प्लस कुछ प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है।
पुलकित आपसे मेरा होगा, जो फिनलैंड की जो गैस पाइपलाइन डैमेज की जो खबर आ रही थी, हालांकि उन्हें लग रहा है कि ये जानबूझकर किया गया हो, इस तरह की भी खबरें आ रही है और कल यूरोप गैस में जबरदस्त तेजी भी दिखी। आप लोगों की रिपोर्ट क्या है नेचुरल गैस को लेकर? देखिए, नेचुरल गैस में इंटरेस्टिंगली अभी हम विंटर सीजन की तरफ जा रहे हैं, जो कि अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर विंटर सीजन एक बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर था गैस मार्केट्स के लिए। इस साल भी है, क्योंकि अभी भी यूरोप कहीं ना कहीं डेफिसिट में है, हालांकि यूरोपियन स्टोरेजेस बिल्कुल ब्रिम तक फुल हैं। तो इस तरह के डेवलपमेंट्स निश्चित तौर पर एक रिस्क मूव तो लेके आते हैं, जो कि हमने देखा भी है मार्केट में, नेचुरल गैस मार्केट्स में। फिलहाल इसका कोई बहुत मेजर फिजिकल इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है इस इंसिडेंट्स का। तो जो प्राइस मूव है वो यही है, एक रिस्क मूव है बेसिकली मार्केट का, जो हमेशा देखने को मिलता है। शुक्रिया पुलकित, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, क्रूड और नेचुरल गैस के मार्केट पर अपनी राय रखी। धर्मेश जी भी हमारे साथ है। धर्मेश जी, फंडामेंटल्स की काफी चर्चा हो चुकी है, सिर्फ आप बता दीजिए हमारे जो दर्शक है उनको क्या करें, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में ही कॉल बता दीजिए। देखिए, मैं नेचुरल गैस की तरफ पहले रुक करूंगा। मैं काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो तेजी है वो बरकरार रह सकती है। अगर आप नेचुरल गैस के मूवमेंट देखें तो यूजुअली जब ठंडी का माहौल आता है तो मार्केट काफी स्पाइक होता है। फंडामेंटली टेक्निकली काफी बुलिश है, तो मैं इस पे बेट करना चाहूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 275 से लेके 280 तक के टारगेट के लिए आप पोजिशनली यहाँ पे अपनी कॉल ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आगे के महीने अगर आते हैं तो ये डेफिनेटली काफी बुलिश सौदा होगा, क्योंकि अगर आप देखिए करंट मंथ ऑलरेडी मार्केट 250 से 280 हो चुका है। इमीडिएट टारगेट इसका 310 का रहेगा, पोजिशनली 340 से 350 का नेचुरल गैस का कॉल रहेगा दिसंबर तक के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। दूसरी कच्चे तेल की बात, तो कच्चे तेल में मैं ओवरऑल इतने बुलिश हूं नहीं। ये जो तेजी आई है ये सिर्फ एक टेम्पररी है, वॉर के कारण आई है। बट अगेन यहाँ पे मार्केट में सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग भी आप देख सकते हो इतनी गिरावट के बाद। तो यहाँ पे 7,200 के स्तर काफी अच्छे लेवल है, यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। डाउन साइड फिर से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस 7,000 और उसके निचले स्तर आ सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में WTI मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 82, 83 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। अगर आप नेक्स्ट 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, सारे के सारे बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। इनफैक्ट 24 तक का रोल ओवर कॉस्ट है इसका, अगर आप एक साल पोजीशन होल्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली एक बुल ट्रैप है। तो यहाँ पे मैं मंदी का ही रिकमेंडेशन दूंगा कच्चे तेल में। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर की। किशोर सर, गोल्ड और सिल्वर में क्या लग रहा है? 2% तक की तेजी गोल्ड में और 4% तक की तेजी चांदी में इस इजरायल वाले इशू के बाद से आ चुकी है। क्या लग रहा है आपको, ये वॉर प्रीमियम कहाँ पे ज्यादा दिख रहा है और क्या किस तरह से प्ले करना चाहिए इस माहौल में? विश्वमोहन, यहाँ पे वॉर प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज एज ऑफ नाउ मार्केट्स इस वॉर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। थोड़ा बहुत जो नीजर रिएक्शन आया था बाकी सब में, आई थिंक बेसिकली फेड का जो टोन है ऑफ लेट थोड़ा सा डोविश टोन नजर आ रहा है, वो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है गोल्ड सिल्वर को। बट सी बेसिकली डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स उन्होंने गिरावट काफी हद तक रिस्ट्रिक्टेड है एंड डॉलर इंडेक्स भी करेक्ट हुआ है ऊपर से। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में थोड़ा तेजी कंटिन्यू रहना चाहिए। गोल्ड अगर देखें तो अराउंड दिसंबर वायदा 57,600 के आसपास बेहतर लेवल लगता है बाइंग करने के लिए। ऊपर में 58,000 58,100 तक भी आपका टारगेट्स हो सकता है। सिल्वर थोड़ा बहुत अगेन वीकर हो सकता है। मैं थोड़ा सा हायर लेवल पे इसमें 69,300 के आसपास इसमें दिसंबर वायदा बिकवाली का सलाह दूंगा। डाउन साइड 68,000 या 67,900 तक भी आपको डाउन साइड हो सकता है। सो स्ट्रक्चरली जो तेजी आप कंफर्म करने के लिए यहाँ पे फेड का क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए क्या है कि शॉर्ट टर्म में एक रेंज बाउंड मूव है दोनों मार्केट्स में। तो टेक्निकली आप जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चरली एक बड़ा ट्रेंड नहीं है इसमें में है। तो रेंज में ही आपको ट्रेड करना है, खरीदारी करनी है गोल्ड में। और चांदी में यहाँ पर बिकवाली की सलाह है 69,300 के लेवल पे और 67,900 के टारगेट के लिए। दिनेश जी, गोल्ड पर आप क्या सलाह देंगे? आपको क्या दायरा दिख रहा है और किस साइड में ट्रेडिंग की सलाह देंगे दिनेश जी आप गोल्ड में? बिल्कुल, हमने गोल्ड देखा नीचे में 56,400 बिका था, वही गोल्ड अभी 57,400 के ऊपर है, मतलब 57,600 का लेवल है। 1,200 रुपए की नीचे से तेज मोमेंटम इसमें आया। मुझे लगता है 1 या 2 दिन मोमेंटम और बरकरार रहेगा। अगर 57,580 के आसपास मेरी सलाह है गोल्ड बाय करने के लिए। ऊपर में 57,950 और 58,100 का लक्ष्य इसमें देखा जा सकता है और 57,350 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो ओवरऑल मुझे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसमें बुलिशनेस लगता है
लेकिन 58,300 से ऊपर अगर ये क्लोज करे तो उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम, बड़ी तेजी देख सकते हैं। मिनिमम अभी शॉर्ट टर्म का टारगेट 58,100 लेकर चलना चाहिए। वर्ष को लगता है कि गोल्ड आज खरीद कर ही जाएं। वंदना जी, आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है कि गोल्ड खरीदे आज? मोहन जी, यहाँ पे देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स की रैली में फिलहाल एक टेम्पररी एक पॉज आया है, 106 से नीचे है। उसका फायदा यहाँ पे गोल्ड सिल्वर को मिलता हुआ दिख सकता है और मेरे ख्याल से 57,675 के करीब बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पे टारगेट रखना होगा 57,850 का, स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 57,575 का। एक यहाँ पे मेरा सेकंड टारगेट भी रहेगा, अगर यहाँ पे क्लोजिंग 57,850 से ऊपर की होती है तो नेक्स्ट मुझे एक्सपेक्टेड है कि एक बार 58,250 का भी लेवल यहाँ पे आ सकता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि 1885 से 1888 डॉलर तक जो है वो लेवल आ सकता है और यहाँ पे भी जो मार्जिनल जो तेजी है वो बनी रहेगी फिलहाल गोल्ड में। धर्मेश जी, आपकी गोल्डन टिप्स क्या होगी गोल्ड सिल्वर के ट्रेडर्स के लिए? देखिए, मैं दोनों एक्सपर्ट से काफी सहमत हूं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ पे जो तेजी है ये छोटी अवधि के लिए अभी भी जारी रह सकती है। जब भी वॉर होता है तो सबसे सेफ हेवन बाइंग होती है गोल्ड में, ना कि तेल में। इसलिए अगर आप देखें तो तेल में आपको प्रेशर देखने मिल रहा है, बट जबकि सोना यहाँ से फिर से संभल चुका है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो तेजी है आगे चल के अराउंड 100 से $125 भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे बिकवाली करने की मेरी सलाह नहीं रहेगी, हर डिप पे आप बाय करके चले। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मैं फिर से एक्सपेक्ट करता हूँ कि $1,900 से लेके $2,000 के इर्द गिर्द मार्केट फिर से जंप कर सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ से एटलीस्ट 300 से 400 रुपए की तेजी, यानी 58,200 के लेवल जो दिनेश जी ने कहा है, सेम लेवल्स मेरे भी है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे ये लेवल एक बार छू सकता है, तो बाय साइड में रहे तो बेटर रहेगा। कहने की सलाह चारों ही एक्सपर्ट्स को लग रहा है सिमिलर कॉल गोल्ड को लेकर आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। कॉपर आज हल्की तेजी दिखा रहा है, 706 रुपए 50 पैसे के आसपास। एल्युमिनियम 204 रुपए के ऊपर है, हल्की तेजी यहां भी है। जिंक सपाट है 221 रुपए 40 पैसे पे और लेड भी सुस्ती दिखा रहा है 186 रुपए के आसपास। धर्मेश जी, मेटल्स में आज कहां पर दाव लगाने की सलाह देंगे आप? देखिए, मेरी टॉप पिक कॉपर में रहेगी। मैं कॉपर में बाय की सलाह दूंगा। काफी संभल चुका है, प्राइस 700 के ऊपर टिका हुआ है और जैसे ही मार्केट में अगर ये जो वॉर का सिनारियो थोड़ा कम होता है तो ये सबसे ज्यादा तेजी दिखा सकता है। अगर चाइना का भी रीओपन की न्यूज आ रही है मार्केट में ऑन एंड ऑफ, अगर ये भी सपोर्ट देता है और डॉलर इंडेक्स वीक होता है तो सबसे ज्यादा आपको ये जो कमोडिटी है, ये जो प्रोडक्ट है, ये आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। तो मैं करंट लेवल पे 705 के लेवल पे भी बाय की सलाह दूंगा। 700 का स्टॉप लॉस रहेगा, मिनिमम टारगेट इसका 715 का रहेगा। पोजिशनली ये 730 से 740 भी जा सकता है। ये काउंटर पे आप ध्यान रखिए, अच्छा मुनाफा मिल सकता है इसमें आपको। कॉपर पर काफी बुलिश धर्मेश जी नजर आ रहे हैं। किशोर सर, आपको भी लग रहा है कॉपर में ज्यादा तेजी आपको भी दिख रही है? विश्वमोहन, यहाँ पे भी आई थिंक अक्टूबर वायदा आपको 705 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 713 714 के आसपास का टारगेट हो सकता है। सो आई थिंक थोड़ा सा जो कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि चाइना से जो रियल एस्टेट मार्केट का जो न्यूज़ है काफी नेगेटिव है। थोड़ा बहुत वहां पे संभाल के रहना चाहिए, बट आई थिंक टेक्निकली अभी भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। टेक्निकली अभी स्ट्रांग लग रहा है। 701 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह धर्मेश जी को भी लग रहा है कॉपर खरीदे। दिनेश जी, आपकी पसंद क्या है मेटल्स में? है डॉलर इंडेक्स जो है 107 रुपए के आसपास टॉप आउट होता हुआ नजर आता है। 105 के नीचे अगर जाएगा तो और भी मंदा हो सकता है, तो मुझे लगता है कॉपर एक बेस्ट पिक है। 705 रुपया 50 पैसे में बाय कीजिए। 715 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है और 701 रुपया 50 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, कॉपर दिनेश जी को भी पसंद है। तीनों एक्सपर्ट्स अब तक बता रहे हैं। वंदना जी, आप कहां सलाह देंगी खरीदारी की? है कि एल्यूमिनियम में यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए। थोड़ा करेक्शन यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे दिख रहा है, 204.5 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 203 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि 205.25 का लगाना होगा। कॉपर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन जो है इंट्राडे एक बार हम आता हुआ देख सकते हैं और लोअर साइड से फिर से बाइंग यहाँ पे आ सकती है। तो 706 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 702 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 708 रुपए का। कॉपर बिकवाली की सलाह, एल्युमिनियम बिकवाली की सलाह। वंदना जी, हालांकि तीन एक्सपर्ट्स कॉपर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, तो वंदना जी की कॉल में अगर आपको ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। छोटे से टारगेट के लिए हो सकता है कि लोअर लेवल पे, जिस लेवल पे बाइंग की उन लोगों की सलाह आ रही है वही उनका टारगेट हो, तो आप यहाँ पर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की। किशोर सर, क्या लग रहा है तो अभी रिकॉर्ड निचले स्तर के आसपास ही डॉलर के मुकाबले रुपया, लेकिन आज काफी सुस्ती दिख रही है, 83 रुपए 23 पैसे के आसपास है। क्या आगे और कमजोरी बढ़ती दिख रही है रुपए में आपको?
आई थिंक विश्वमोहन यहाँ पे डॉलर इंडेक्स से 2 हफ्ते के निचले स्तर पे आ गया है। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी मिलेगा एंड थोड़ा बहुत जो फेड ऑफिशियल से हल्का सा डोविश स्टेटमेंट्स देख रहे थे उसके वजह से डॉलर इंडेक्स में जो है वो गिरावट देखा है। बट अगेन जियोपॉलिटिक्स है और आई थिंक जो रवैया जब तक क्लैरिटी नहीं आएगा तब तक मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। नीचे में आप 80 टू 80 का जो स्तर है वहां तक अप्रिसिएशन देख सकते हैं, वहां पे एक स्टेबिलिटी आ जाएगा। उसके नीचे जाने के लिए आपको मोर क्लैरिटी चाहिए होगा। ओके, तो करेंसी मार्केट को लेकर ये व्यू है। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में आज मसालों पर काफ़ी दबाव दिख रहा है। हल्दी का वायदा करीब 1.25% तक की गिरावट यहाँ दिख रही है। जीरे में भी 1% से ज़्यादा की गिरावट 55,000 के नीचे, और धनिया 6,650 के आसपास। वंदना जी, क्या लग रहा है मसालों की चाल कैसी आपको दिख रही है? क्या करना चाहिए इन तीनों ही काउंटर में? ऊपरी स्तर से यहाँ पे बिकवाली आई है, लेकिन दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि एक बार बाइंग रिटर्न आ सकती है, तो 14,450 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन होगी। 14,700 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 14,375 रुपए का। ओके, तो ये व्यू है मसालों को लेकर, और आपकी पिक जो है वो टर्मरिक आपको पसंद आ रहा है। दिनेश जी, आपकी राय तीनों ही काउंटर में मसालों में क्या लग रहा है, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए मसालों में आज? हल्दी अगर हम दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट देखिए तो ऑलमोस्ट स्पॉट प्राइस के आसपास आ चुकी है, बेसिस काफी रिड्यूस हो गया है। तो मुझे लगता है हल्दी 14,150 के आसपास बाय करना चाहिए, और 14,600 का इसमें लक्ष्य देखा जा सकता है। 13,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। हल्दी एक टॉपिक है। जीरा हालांकि हम देखिए ऊपर से 66,000 से गिरकर ये ऑलमोस्ट 55,500 रुपए नवंबर कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। 55,500 का जीरा इंट्राडे पुलबैक रैलीज के हिसाब से बाय किया जा सकता है। 57,000 का इसमें टारगेट देख सकते हैं, और 54,700 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। हल्दी धनी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी या बहुत ज्यादा मोमेंटम मुझे नजर नहीं आता है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का धनिया 6800 का बाय किया जा सकता है। 7,050 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है। ओके, लेकिन हल्दी टॉपिक है दोनों ही एक्सपर्ट्स की। अब बात कर लेते हैं ग्वारसीड और ग्वारगम की। वंदना जी, क्या लग रहा है ग्वारसीड और ग्वारगम उत्पादन को लेकर क्लैरिटी मिल नहीं रही है, अलग अलग बयान आ रहा है, हर कोई अपना बयान कर रहा है। हालांकि किसानों से बात होती है तो उन्होंने साफ कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार यील्ड काफ़ी कम है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आपको ग्वारसीड और ग्वारगम की दिख रही है आगे? विश्वमोहन जी, 10 से 12% तक का प्रोडक्शन कम होने की यहाँ पे उम्मीद है। इस पे एक बस अपसाइड पे खतरा होता है कि जो ओल्ड स्टॉक्स है वो रिलीज होने लगते हैं हायर प्राइस पे। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए। 11,400 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी गम में। 11,600 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 11,300 का। साथ में मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड में की भी बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ी जो रिकवरी है ये कंटिन्यू हो सकती है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि एक बार 5750 से लेके 5800 तक के प्राइसेस यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी एक अपसाइड मोमेंटम जो है इस हफ्ते के लिए कंटिन्यू रह सकता है। ओके, इस हफ्ते के लिए टेक्निकल व्यू है, इस हफ्ते के लिए ये तेजी बनी रह सकती है। आप सेमिनार में भी थे, ग्वार के सेमिनार में थे दिनेश जी, आपने सुना, किसानों को सुना था, उन्होंने क्या कहा था उत्पादन को लेकर। अब आप बताइए टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है ग्वार? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, जैसे आप भी थे सेमिनार में, जितने भी किसान थे सब ने कहा था कि भारी नुकसान है, यील्ड में बहुत ज्यादा लॉसेस है, और फसल में जो है काफी कम गिनती आई। अगर हम सारे पैनलिस्ट का भी अगर हम आकलन देखें तो 55 से 60 की रेंज का, 55-60 लाख बैग की रेंज का उत्पादन हमें नजर आया वहां पर। इसको मद्देनजर रखते हुए जिस हिसाब से अराइवल जारी है, मुझे लगता है मैक्सिमम माल इस मंथ एंड तक आ जाना चाहिए, और उसके बाद स्थिति सामान्य होकर मुझे लगता है बाजार में यहाँ से दोबारा एक अच्छी तेजी का रुख देखा जा सकता है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 5650 की ग्वार बढ़िया लेवल है लेने के लिए। साथ ही साथ नवंबर गम 11,500 का लेने में कोई हर्ज नजर नहीं आती है। अपसाइड आने वाले 2 महीने में मिनिमम 20% अपसाइड यहाँ से नजर आता है मुझे। दोनों ही काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। कॉटन सीड ऑयल केक में आपने कॉल भेजा है दिनेश जी, क्या लग रहा है किस लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे? क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस है कॉटन सीड ऑयल केक में? कॉटन सीड ऑयल के एक सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर नजर आता है मुझे। इसमें यील्ड लॉसेस काफी ज्यादा बताई जा रही है। पंजाब, हरियाणा और जो जहां से अभी अराइवल्स आनी है वहां पे यील्ड लॉसेस बहुत ज्यादा बता रहे हैं, क्योंकि अराइवल्स में बारिश बिल्कुल कम थी, बारिश के चलते हुए यील्ड कम है। मुझे लगता है कि 2805, 2810 दिसंबर कॉटन सीड ऑयल के बाय करना चाहिए। 2888 और 2925 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है। ओके, 2805 पे आपको खरीदना है, और जो टारगेट है 2888 और 2925 तक के भी, और स्टॉप लॉस है 2760 का। वंदना जी, आप भी क्या बुलिश हैं क्या कॉटन सीड ऑयल केक में? विश्वमोहन जी, मैं स्ट्रॉन्ग व्यू रखती हूँ यहाँ पे, और मुझे भी लग रहा है कि बाइंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। 2840 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 2880 का एक टारगेट होगा।
स्टॉप लॉस लगाना होगा 2820 का, और मुझे लग रहा है कि कॉटन कैंडी में भी बाइंग जो है नीचे से रिटर्न आएगी। और इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर विश्व मोहन जी आप मंथली चार्ट देखते हैं कॉटन का, तो लॉन्ग कंसोलिडेशन है और एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 95 से 100 सेंट्स तक के प्राइसेस आप देख सकते हैं आने वाले समय में, तो मेरा भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग व्यू रहेगा। कॉटन केक दोनों में यहाँ से तेजी दिख रही है। और वंदना जी की भी टॉपिक है कपास खली, और दिनेश जी की शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बेहतरीन कॉल्स दी।